नमस्कार। जरा सोचिए, आप आईसीयू में काम कर रहे हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस है और वेंटिलेटर पर है। मॉनिटर पर बीप की हर जिंदगी एक धड़कन है, लेकिन आपको पता नहीं कि क्या वो सांस ले रहा है या नहीं, उसकी सांसें चल रही है या नहीं। यहीं पर जिंदगी और मौत के बीच खड़ा होता है कैप्नोग्राफी। ये वो ग्राफ है जो हमें बताता है कि सांसें चल रही हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्नोग्राफी के बारे में कि कैप्नोग्राफी है क्या, क्यों ज़रूरी है, कैप्नोग्राफी सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं, कैप्नोग्राफी कैसे काम करता है, कैप्नोग्राफी कितने प्रकार की होती है, कैप्नोग्राफी वेवफॉर्म के ग्राफ के क्या पार्ट्स होते हैं और अबनॉर्मल वेवफॉर्म्स कैसी होती हैं। अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास इसी तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्नोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम पेशेंट की सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं। जब पेशेंट एक्सहेल करता है यानी सांस छोड़ता है, तब जो आखिरी हवा निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है। इसे कहते हैं हम EtCO2 यानी एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैप्नोग्राफी क्यों ज़रूरी है? देखिए, कैप्नोग्राफी से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट सही तरह से सांस ले रहा है या नहीं, वेंटिलेटर सही से काम कर रहा है या नहीं, एंडोट्रेकियल ट्यूब सही जगह पर लगी है या नहीं, पेशेंट की सांस बंद हो रही है या हार्ट ब्लॉक हो रहा है, तो हमें जल्दी पता चल जाता है। सेडेशन या नींद की दवा देते समय हम कैप्नोग्राफी मॉनिटर कर सकते हैं। आईसीयू और ओटी में फ्रीक्वेंटली कैप्नोग्राफी यूज होती है and this is an ideal method of monitoring apnea in intubated patients। चलिए अब देखते हैं कैप्नोग्राफी सिस्टम के पार्ट्स। पहला है हमारा सैंपलिंग लाइन, जिसे हम कैप्नोग्राफी लाइन भी बोलते हैं। ये एक पतली सी ट्यूब होती है जो पेशेंट की सांस से थोड़ी सी गैस खींचकर मशीन तक ले जाती है। दूसरा होता है एडेप्टर यानी कनेक्टर। यह लाइन को पेशेंट के ईटी ट्यूब या ऑक्सीजन मास्क से कनेक्ट करता है। तीसरा है मॉनिटर, जो स्क्रीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी EtCO2 की वैल्यू शो करता है और साथ ही साथ उसका वेवफॉर्म भी दिखाता है। नेक्स्ट है कैप्नोग्राफी वाटर ट्रैप या मॉइस्चर ट्रैप। ये एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट कंटेनर होता है जो कैप्नोग्राफी सैंपलिंग लाइन में लगाया जाता है। इसका काम है पेशेंट की सांस में मौजूद मॉइस्चर यानी पानी की बूंदों को रोकना, ताकि वह मॉनिटर तक ना जाए और सेंसर खराब ना हो। कैसे काम करता है? जब पेशेंट सांस अंदर लेता है यानी इनहेल करता है तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, लेकिन जब पेशेंट एक्सहेल करता है यानी सांस छोड़ता है तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यह हवा सैंपलिंग लाइन से होकर सेंसर तक जाती है। अब यह सेंसर कार्बन डाइऑक्साइड को मापता है और मॉनिटर पर ग्राफ यानी वेवफॉर्म और EtCO2 का लेवल शो करता है। अब कैप्नोग्राफी कितने प्रकार की होती है? कैप्नोग्राफी दो प्रकार की होती है। एक होती है मेन स्ट्रीम कैप्नोग्राफी, दूसरी होती है साइड स्ट्रीम कैप्नोग्राफी। जो मेन स्ट्रीम कैप्नोग्राफी होती है, इसमें सेंसर सीधे ईटी ट्यूब के पास लगा होता है। वेंटिलेटर और एंडोट्रेकियल ट्यूब के बीच में कनेक्टर होता है जिसे हम कैप्नोग्राफ बोलते हैं, जो तुरंत रीडिंग देता है और ज़्यादातर ओटी में यूज होता है। दूसरी होती है साइड स्ट्रीम कैप्नोग्राफी। इसमें पेशेंट के एयरवे से थोड़ी सी गैस खींचकर मॉनिटर में भेजी जाती है और सेंसर के जरिए ये मॉनिटर पर वेवफॉर्म और EtCO2 की वैल्यू शो करता है। नॉर्मल EtCO2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 35 to 45 ऑफ mmHg। अगर लेस देन 35 mmHg है तो ज़्यादा तेज सांस चल रही है यानी हाइपर वेंटिलेशन। अगर मोर देन 45 mmHg है तो धीरे या कम सांस चल रही है यानी हाइपो वेंटिलेशन। चलिए अब हम कैप्नोग्राफी वेवफॉर्म या ग्राफ के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ग्राफ टाइम के अकॉर्डिंग CO2 की मात्रा दिखाता है। इसमें 4 फेसेस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फेस 1, A से लेकर B तक फेस 1 है। इसमें पेशेंट सांस छोड़ना शुरू करता है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं बेस लाइन ग्राफ। दूसरा है हमारा फेस 2, जिसे हम अपस्ट्रोक ग्राफ बोलते हैं। B से लेकर C तक अपस्ट्रोक ग्राफ है। इसमें पेशेंट की कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है। शार्प राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होती है। तीसरा है हमारा फेज 3, C से लेकर D तक फेज 3 होता है, जिसे हम एल्वियोलर प्लेटिव फेज भी बोलते हैं। फेफड़ों से निकलने वाली सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अगला है पॉइंट D, यही EtCO2 की रीडिंग होती है। अगला है फेज 0 D to E, सांस अंदर लेना शुरू करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से 0 हो जाती है।
तो पॉइंट डी को हम बोलते हैं बीटा एंगल बिटवीन फेज 3 एंड फेज 4। दिस इज द नॉर्मल पैटर्न इन हेल्दी एंड स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पेशेंट्स। अब हम अबनॉर्मल वेवफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। अबनॉर्मल वेवफॉर्म्स कब होती हैं? पहला है, अगर फ्लैट लाइन आ रही है तो या तो पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, या ट्यूब ब्लॉक है, या फिर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। दूसरा, अगर वेवफॉर्म धीरे धीरे बढ़ रही है तो पेशेंट हाइपोवेंटिलेट हो रहा है, यानी सांस सही से नहीं जा रही है। अगर सडनली कार्बन डाइऑक्साइड गिर जाता है तो ध्यान से देखिए, या तो ट्यूब निकल गई है या वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट हो गई है। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट अबनॉर्मल वेवफॉर्म ग्राफ कैसे बनते हैं, कौन सी कंडीशन में कैसा वेवफॉर्म ग्राफ बनता है, उसके बारे में डिटेल हम देखेंगे। यह बॉक्स जैसी वेव कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन का नॉर्मल कैप्नोग्राफी पैटर्न है। इसमें सांस छोड़ने पर CO2 बढ़ती है और सांस अंदर लेने पर 0 हो जाती है। यह शो कर रहा है कि वेंटिलेटर सही काम कर रहा है और पेशेंट की वेंटिलेशन ठीक है। यह एक नॉर्मल स्पॉन्टेनियस कैप्नोग्राफी वेवफॉर्म है जिसमें पेशेंट बिना मैकेनिकल वेंटिलेशन के खुद सांस लेता है। जब पेशेंट वेंटिलेटर से पहले खुद सांस खींचना शुरू करता है तो थोड़ी सी फ्रेश एयर आ जाती है और उसमें CO2 कम हो जाती है, जिसकी वजह से मॉनिटर पर कैप्नोग्राफी वेवफॉर्म में छोटी सी डिप दिखाई देती है। इसे कहते हैं क्यूरेयर क्लेफ्ट, इंस्पायरेटरी नोच या इंस्पायरेटरी डिप। यह है ब्रोंकोस्पाज्म वेवफॉर्म। ब्रोंकोस्पाज्म जो कि अस्थमा और COPD वाले पेशेंट्स में होता है। इसमें एयरवे नैरो हो जाते हैं, इसलिए एक्सहेलेशन स्लो एंड अनइवन हो जाता है। इसमें फेज 2 यानी अपस्ट्रोक इंक्रीज हो जाता है, जिससे ग्राफ स्लोली राइज होता है, नॉट शार्पली, क्योंकि CO2 पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से धीरे धीरे बाहर आती है। दूसरा फेज 3 यानी प्लेट्यू फ्लैट होने की बजाय अपवर्ड एंगल्ड होती हैं, जो कि शार्क फिन जैसी शेप की दिखाई देती हैं। इसी वजह से ET-CO2 बढ़ जाती है। अगला है कार्डियोजेनिक ऑसिलेशन, जो ज़्यादातर बच्चों में या वीक पेशेंट्स में दिखाई देती हैं, क्योंकि उनकी चेस्ट वॉल थिन होती है, इसीलिए हार्ट बीट का इफेक्ट सीधा लंग्स तक पहुंचता है। कार्डियोजेनिक ऑसिलेशंस का मतलब है कैप्नोग्राफी वेवफॉर्म के फेज 4 में छोटे छोटे दांत जैसे वेव्स दिखते हैं। ये हार्ट बीट की वजह से होती है, जो कि नॉर्मल कंडीशन है। अगला है क्यूरेयर क्लेफ्ट। क्यूरेयर क्लेफ्ट कैप्नोग्राफ वेवफॉर्म के प्लेट्यू फेस में एक स्मॉल नोच या डिप की तरह होता है, जो कि टिपिकली मैकेनिकल वेंटिलेटेड पेशेंट्स में देखा जाता है। ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट खुद से सांस लेने की कोशिश कर रहा है, बट द एफर्ट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रिगर द वेंटिलेटर। इट शोज patient ventilator asynchrony. Decrease in intrathoracic pressure leads to small increase in CO2 concentration and resulting in notch or cleft in capnograph waveform. ये है रीब्रीदिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रीब्रीदिंग ऑफ CO2 तब होता है जब CO2 एब्जॉर्बर कैनिस्टर में सोडा लाइम या तो फिनिश हो जाता है या खराब हो जाता है। इसकी वजह से रीब्रीदिंग ऑफ CO2 होता है, क्योंकि सोडा लाइम ना होने के कारण CO2 इफेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं होता। दूसरा, हाइपरकैर्बिया यानी ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाता है। CO2 का लेवल 8 kPa तक हो जाता है। रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस इफेक्ट होते हैं और पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाती है। हाइपरकैर्बिया के क्या कॉजेज हो सकते हैं? एग्जॉस्ट सोडा लाइम, फॉल्टी सर्किट, फॉल्टी वॉल। इसमें वेव अबव द बेस लाइन होती है, लेकिन लो सेट रेस्पिरेटरी रेट इन वेंटिलेटर में वेव इज फ्रॉम द बेस लाइन। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल वेव है एंड दिस इज डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट विच इज फ्रॉम द बेस लाइन एंड दीज रेस्पिरेटरी रेट्स आर अबव द बेस लाइन। नेक्स्ट है हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन का मतलब है फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग, जिसमें बॉडी में CO2 का लेवल 30 mm of Hg से भी कम हो सकता है। वेव फॉर्म का साइज नॉर्मल जैसा ही रहता है, लेकिन उसकी हाइट यानी CO2 का लेवल कम हो जाता है, जैसे बैठा हुआ प्लेट्यू। याद रखें, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर है और ET-CO2 अचानक गिर जाए तो इसका मतलब हो सकता है कि पेशेंट ज़्यादा वेंटिलेट हो रहा है। यह कंडीशन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्रिएट कर सकती है। अगला है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये एक डेंजरस कंडीशन है जो कुछ एनेस्थेटिक मेडिसिन से होती है। इसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है और CO2 अचानक हाई हो जाता है। हर वेव की हाइट बढ़ती चली जाती है और हर सांस के साथ प्लेट्यू ऊंचा होता जाता है। शुरुआत में नॉर्मल प्लेट्यू होता है और उसके बाद स्टेप लैडर पैटर्न में हो जाता है। कारण क्या हो सकता है?
फास्ट मस्कुलर एक्टिविटी जिसमें CO2 ज़्यादा बनता है और लंग्स उतना CO2 नहीं निकाल पाते, तो EtCO2 60 to 80 mmHg तक चला जाता है। नेक्स्ट है ईसोफेजियल इंट्यूबेशन। कैप्नोग्राफी इज द श्योरेस्ट साइन ऑफ इंट्यूबेशन। जब ईटी ट्यूब गलती से ईसोफेगस में चला जाता है तो लंग्स से CO2 नहीं निकल पाती। पहले 1 या 2 सांसों में थोड़ा सा EtCO2 दिखाई देता है और फिर वेवफॉर्म धीरे धीरे गायब हो जाता है। लाइन बेस लाइन पर आ जाती है, यानी कोई CO2 नहीं होता। शुरू में EtCO2 की वैल्यू 10 to 15 mmHg तक होगी, फिर जल्दी से 0 mmHg हो जाएगी। अगर हार्ट लेवल से अबव कोई भी सर्जरी जैसे कि न्यूरो सर्जरी में सडनली EtCO2 ड्रॉप हो जाए, देन वी कैन सस्पेक्ट वीनस एयर एम्बोलिज्म। तो इसके लिए इमीडिएटली पेशेंट का हेड डाउन करके सेंट्रल लाइन से एयर कंटेंट को एस्पिरेट करें। नेक्स्ट है ड्यूअल प्लेट्यू। इसमें EtCO2 वेव फॉर्म में एक ही सांस के दौरान 2 डिफरेंट लेवल के प्लेट्यू दिखाई देंगे। पहला प्लेट्यू थोड़ा नीचे होगा, फिर अचानक एक और छोटा प्लेट्यू ऊपर की तरफ होगा। ये शो करता है कि लंग्स के 2 हिस्सों से एयर अलग अलग टाइम पर बाहर आ रही है, जो कि पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सीक्वेंशियल एम्प्टिंग ऑफ लंग्स या फिर कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स या डिफरेंशियल वेंटिलेशन की वजह से हो सकता है। सैंपलिंग लाइन लीकेज को भी चेक करना चाहिए। लास्ट है इनकम्पिटेंट इंस्पायरेटरी वाल्व। वेंटिलेटर में 2 वाल्व होते हैं, इंस्पायरेटरी एंड एक्सपिरेटरी वाल्व। यदि इंस्पायरेटरी वाल्व इनकम्पिटेंट या लीक हो तो पेशेंट की सांस के अंदर CO2 वापस चली जाती है। इससे CO2 ग्राफ चेंज हो जाता है, यानी रीब्रीदिंग। इससे ग्राफ की बेस लाइन ऊपर उठ जाती है, यानी CO2 पूरी तरह 0 तक नहीं गिरती। दैट इज स्वेइंग ऑफ इंस्पायरेटरी वेव, यानी इंस्पायरेटरी वेव बेस लाइन पर ना आकर हवा में झूलती रहती है। तो नॉर्मली EtCO2 इंक्रीज होने के क्या कारण हो सकते हैं? हाइपरथर्मिया, फीवर, थायरोटॉक्सिकोसिस, पेन, शिवरिंग, हाइपोवेंटिलेशन, COPD, रीब्रीदिंग, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब डिक्रीज किस कंडीशंस में हो सकता है? हाइपोथर्मिया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, हाइपरवेंटिलेशन, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्सटुबेशन, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरेस्ट एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पेशेंट का EtCO2 चेक करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब यह आधा या पूरा भर जाए तो इसे खाली करना या बदलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर पानी भर गया तो CO2 की सही रीडिंग नहीं आएगी, तो सैंपलिंग लाइन में अगर पानी भर जाता है तो उसे खाली करना चाहिए या उसे चेंज कर देना चाहिए। हमेशा साफ और सूखा ट्रैप यूज़ करना चाहिए। वेवफॉर्म्स और EtCO2 की वैल्यू को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नई नई चीज़ें सीखिए। याद रखिए, जिसे सीखने की भूख है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। थैंक यू।